कश्ती डूबी माझी डूबे डूबे लोग हजार, प्रेम के समंदर में जो भी उतरे लगे न कभी पार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर क्विक रिवीजन क्लासेस पर। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 13 और चैप्टर 14 जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे जीवन चक्र के दौरान पोषण, जिसमें आपका जो टॉपिक होगा शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर क्या है, इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और जो करेंट शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, वो आपको मैं एक अलग वीडियो में लेटेस्ट डाटा बहुत ही जल्दी देने वाला हूं, ताकि आप अपनी परीक्षा के लिए लेटेस्ट डाटा से भी रूबरू रहें। मेहनत करिए, बाकी सब चीज़ों को एक साथ एक तरफ रख दीजिए, क्योंकि इस समय जो आखिरी अभी आपके पास 30 दिन से कम समय का बचा है। देखिए, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 29 दिन और लगभग 13 घंटे आपके पास बचे हुए हैं। तो इन सब से आपको क्या करना है, बहुत ही सजग हो जाना है ये देखकर, और बहुत ही अच्छी मेहनत करनी है। मैं बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं करूंगा, बहुत ही संक्षिप्त में और टू द पॉइंट एक एक प्रश्न को समझाने वाला हूं। यह आपके बुक के एमसीक्यू का रिवीजन है। सुनने और लिखने और पढ़ने, ये 3 तरीके हैं चीजों को याद करने के। सुना मैं रहा हूं आपको, पढ़ना आपको है, लिखना आपको है। 2 चीजें आपको करनी है। क्लियर? आपको 3 तरीके से चीजें लंबे समय तक याद रखी जा सकती हैं। या तो आपने अच्छे से सुना हो, या फिर आपने अच्छे से पढ़ा हो, या फिर आपने अच्छे से लिखा हो। 3 तरीके हैं चीजों को अच्छे तरीके से याद करने के। क्लियर है आपको? तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट हो, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन फीस कब जमा होगी, फॉर्म कब भरा जाएगा, ऐसे फालतू के कमेंट बिल्कुल कोई मत करिएगा। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा भी होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। क्लियर आपको? तो तैयारी अपनी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि पीएनडीटी 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है। तो किन परिपाटियों का प्रतिषेध करता है यह आपको बताना है। और ए ऑप्शन है आपका भारत में गर्भपात, बी है भारत में लिंग चयन गर्भपात, और सी है आपका बच्चे का गर्भपात करने की महिला की स्वायत्तता, और डी भ्रूण का गर्भपात करने का कानूनी अधिकार। तो इसमें से किसकी व्यवस्था करता है, प्रतिषेध करता है? कौन? पीएनडीटी 1994 अधिनियम। तो ये जो इसका सही उत्तर है आपका वो बी है, भारत में लिंग चयन गर्भपात, यानी कि लिंग का चयन करके कि पहले पता किया कि लड़की है कि लड़का, फिर उसके आधार पर गर्भपात करना ये कानूनन जुर्म हो जाता है पीएनडीटी 1994 अधिनियम के द्वारा। तो यह अधिनियम भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए भारत की संसद के द्वारा पारित किया गया एक संघीय कानून है, जिसे वर्ष 2003 व 2011 में संशोधित किया गया है। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिए लिंग की जांच पर पाबंदी है। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी को 3 वर्ष अधिकतम की सजा और 10,000 अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। इसका फुल फॉर्म है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। क्लियर आपको? तो अर्थात लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। और इसका जो सही फुल फॉर्म है वो है पीसीएनडीटी। क्या इसका सही फुल फॉर्म है? शॉर्ट फॉर्म है पीसीएनडीटी, शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म तो प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो इसका सही से यहाँ पे क्वेश्चन में पीएनडीटी लिखा है, जिसका शॉर्टकट सही मायने में है पीएनडीटी। क्लियर आपको? पीएनडीटी इसका सही मायनों में शॉर्टकट है। इसको हिंदी में कहते हैं गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। क्लियर है आपको? गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका कि प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिम जगत में यह नहीं है? तो इसका सीधा सीधा उत्तर है, भारत में लोगों के अंदर पुत्रियों के प्रति विरुचि थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी काफी हद तक ये चीजें सही हो चुकी हैं। इसके दो तीन प्रमुख कारण थे। एक तो असुरक्षा की भावना और दूसरा एक सम्मान की भावना से देखा जाता था पुत्र की प्राप्ति को। लेकिन वर्तमान में ये चीजें बदल चुकी हैं। और एक दूसरा था कि लड़की होगी तो उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, उसकी शादी के लिए खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन अब लड़कियां जब कमाने लगी हैं, पढ़कर खुद ही अपना खर्चा उठाने लगी हैं, नौकरी करने लगी हैं, तो ऐसी स्थिति में अब वर्तमान में ये भेदभाव काफी हद तक कम हो गया है ज्यादातर भारत के हिस्सों में। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति पुत्री के प्रति विरुचि के कारण आई है, जबकि पश्चिमी जगत में ऐसा नहीं है। इसका एक प्रमुख कारण है दहेज प्रथा। बिल्कुल सही बात है। यही कारण है कि प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर लिंग परीक्षण किया जाता है और लड़की होने पर गर्भपात करा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालिकाओं के लिंगानुपात में लगातार ह्रास हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जन्म के समय शिशु का कम वजन होना, अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, गर्भ निरोधी उपायों का प्रयोग। तो तीसरे में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। 1 और 2 3। ठीक है। जन्म के समय शिशु का अगर कम वजन होगा तो उसकी मृत्यु होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि वो बच्चा कुपोषित होता है, जल्दी बीमारियों को स्वीकार कर लेता है उसका शरीर। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, ऐसा देखा गया है कि अस्पताल जाने के बाद भी सुविधाओं का अभाव बना रहता है। आईसीयू, एनआईसीयू, सुरक्षित प्रसव के लिए ये सारी सुविधाएं जरूरत होती है, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं होती हैं। गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति, अब सही से माता को ही पोषण नहीं मिला है अगर, तो फिर बच्चे को क्या मिलेगा, है ना? तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। और शिशु मृत्यु दर क्या होती है? प्रथम वर्ष की आयु के अंदर शिशुओं की मृत्यु, है ना, प्रति 1000 जन्मों पर प्रथम वर्ष के अंदर होने वाली शिशु की मृत्यु को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सी प्रजनन दर। एक समाज विशेष में 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहा जाता है। 1000 प्रसव योग्य महिलाओं पर पैदा हुए जीवित बच्चे। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि स्त्रियों की जीवित बच्चों को जन्म देने की क्षमता को कहा जाता है प्रजननता। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रजननता। अगला प्रश्न है आपका कि प्रमुख पोषक पदार्थ क्या है? अनाज भी है, दूध भी है और फल भी है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है, जिसमें अनाज, दाल, फल, दूध, मांस, अंडा, गुड़, तेल, ये सब पोषक पदार्थ में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां, उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व, जिसमें आपका वसा आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, और फिर दूसरा आते हैं आपके वृद्धि एवं निर्माण संबंधी पोषक तत्व, जिसमें आपका प्रोटीन आता है। फिर तीसरा आता है आपका उपापचयी नियंत्रक पदार्थ, जिसमें आपका विटामिन आता है, लवण आता है, जल आता है, और लास्ट में आता है आपका अनुवांशिक पदार्थ, जिसमें आपका न्यूक्लिक अम्ल आता है। क्लियर आपको? तो ये चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, मतलब 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किसका कथन है कि पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है? पोषण होगा, यहां पर पोषक नहीं होगा, यहां पर पोषण होगा। ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर पोषण होगा। किताब में ऐसी कई गलतियां हैं, लेकिन गलतियों को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको पॉजिटिव होकर अपनी तैयारी को ध्यान में रखना है। जो सकारात्मक रहेगा वही टॉप करेगा, वही सिलेक्शन पाएगा। किसका कथन है कि पोषण मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविकीय पहलुओं के बीच का संबंध है? और इसका सही उत्तर है आपका पुड़किन।
पुडकिन ने पोषण को परिभाषित करते हुए कहा है कि पोषण मनुष्य तथा उसके बीच का संबंध है तथा जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी शामिल है। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा हो जाती है आपके लिए, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है ना। तो अगर आप इसको अभी नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं इस परिभाषा को। पुडकिन ने पोषण को परिभाषित करते हुए कहा कि पोषण मनुष्य तथा उसके बीच का संबंध है तथा जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविकीय पहलू भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? 1, 2, 3, 4। तो 2 स्थितियां होती हैं, एक सुपोषण या उचित पोषण और दूसरा होता है कुपोषण या अल्प पोषण, है ना। तो ये 2 स्थितियां होती हैं। कुपोषण 2 तरीके का भी होता है, एक आपने अल्प किया और एक ने आपने बहुत ज्यादा ले लिया, आवश्यकता से अधिक, वो भी कुपोषण है। कु माने बुरा और पोषण, कु माने कम नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। कुपोषण का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि अल्प पोषण, कु माने बुरा होता है ना। और पोषण मीन्स जो आप लेते हैं आपके शरीर के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आयु प्रभावित करता है, लिंग प्रभावित करता है, स्वास्थ्य प्रभावित करता है, यानी कि डी उपर्युक्त सभी। पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः लिंग आता है। महिला और पुरुष का अलग अलग पोषण की परिभाषा है। आयु भी अलग अलग होती है, बच्चे को अलग तरीके से चाहिए, जवान को अलग तरीके से चाहिए, वृद्ध को अलग तरीके से चाहिए। गर्भावस्था, है ना, स्तनपान करने की अवस्था, तो इन सब का अलग अलग पोषण अवस्था होती है। स्वास्थ्य, है ना, संक्रमण इत्यादि सबके ऊपर निर्भर करता है क्या? पोषण पदार्थों की आवश्यकता। अगला प्रश्न है आपका कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषा किसकी है? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, डी.एफ. टर्नर। उपयुक्त परिभाषा की व्याख्या करते हुए डी.एफ. टर्नर ने कहा कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करता है, वृद्धि हेतु आवश्यक है तथा टूट फूट का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, विटामिन डी। बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है ना। और विटामिन डी, देखो आप में से बहुत से लोग कहेंगे आके कि विटामिन डी तो पाया जाता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है। उन्होंने पढ़ रखा है कि विटामिन सी नहीं पाया जाता है, वो कमेंट करते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो विटामिन डी होता है हमारे शरीर में, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है ना। तो यही एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि विटामिन डी नहीं पाया जाता है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, चीजों को कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है और विटामिन डी भी नहीं पाया जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनता है और ए और बी दोनों पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? अमीनो अम्ल, वसा, आयरन या कैल्शियम? और जो पाया नहीं जाता है वो है आयरन। दूध में आयरन के अतिरिक्त वसा, अमीनो अम्ल, पोटेशियम, कैल्शियम व खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण आहार कहा जाता है ना। तो दूध में आयरन की बहुत ही कमी होती है, और अगर दूध केवल आप पी रहे हैं तो आपका पूर्ण पोषण नहीं होगा, इसके लिए आपको फिर आयरन के लिए कुछ अलग से लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? और इसका सही उत्तर है आपका 3, है ना। मोनोसेकेराइड जिसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, पॉलीसेकेराइड स्टार्च, ग्लाइकोजन, है ना। तो 14वें का आपका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर है आपका 2। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, आप देखिए। और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए, डी, ई के होते हैं। क्या? ए, डी, ई के जो होते हैं आपके, वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसीलिए। और जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसमें बी और सी होते हैं। क्लियर है आपको? ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन ए व बी, विटामिन सी, विटामिन डी व के या विटामिन के?
तो इसका सही उत्तर है आपका सी, है ना। विटामिन डी और के का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है ना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर के भार का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, लगभग 65 से 75% तक। अगला प्रश्न है आपका किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, स्तनपान के दौरान। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे यहां पे 65 से 75% दिया है, हो सकता है आपके परीक्षा में 65 से 75 ना दिया हो, 60 से 70 दिया हो, तो उस स्थिति में आप 60 से 70 को करेक्ट करिएगा। सबसे उचित आंसर छांटा जाता है। क्लियर है आपको? या 70 से 75 भी दिया जा सकता है। तो सबसे सही कौन सा होगा? वो 60 से 70 के बीच में जो भी आपको उचित मिले वो सही होगा। क्लियर है आपको? किस स्थिति के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? तो स्तनपान के दौरान। स्तनपान कराने के दौरान स्त्री को प्रोटीन की सर्वाधिक लगभग 25 ग्राम आवश्यकता पड़ती है, जबकि गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता 15 ग्राम होती है। दौड़ते समय प्रोटीन की नहीं बल्कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? ये अतिरिक्त प्रोटीन की बात हो रही है ना। अगला प्रश्न है आपको प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको करवा चुका हूं, क्वाशियोरकर। क्या? क्वाशियोरकर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है? हाथ पांव दुबला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है। अगला प्रश्न है आपका कि 6 माह से कम आयु के शिशु को मां की दूध से प्राप्त होता है प्रोटीन, विटामिन, अतिरिक्त खनिज पदार्थ या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। तो शैशवावस्था में बालक को 6 माह के होने तक सिर्फ मां का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि मां के दूध में प्रोटीन, विटामिन, खनिज पदार्थ, पानी इत्यादि सभी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्तनपान कराने वाली स्त्री को कितनी कैलोरी अतिरिक्त की आवश्यकता होती है, और इसका भी आंसर आपको ऑप्शन देखकर करना होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही है, यहां पर 450 कैलोरी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की प्राय कमी देखी जाती है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था कब तक होती है? 5 से 12 होती है। बाल्यावस्था में स्कूली शिक्षा के दौरान स्कूली बच्चों में प्राय प्रोटीन व विटामिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनमें उस वक्त शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की व्यस्तता अधिक होती है। आपका अगला प्रश्न है कि सामान्य कार्य करने वाले एक औसत आयु पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, 3000 से 3500 कैलोरी, है ना। तो एक सामान्य मनुष्य को जो सामान्य कार्य करता है लगभग 3000 से 3500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि महिला को लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको समझनी होगी। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आर्थिक स्थिति के आधार पर भी संतुलित आहार को तय किया गया है। पहला है संतुलित आहार को 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला क्या है? इसमें आता है कीमती आहार, और ये जो होते हैं वो डेयरी उत्पाद, मांसाहार होते हैं। इसमें दूध, अंडा, मछली, फल, मांस इत्यादि आते हैं। और दूसरा आता है समतुल्य आहार, जिसमें दूध, मांस कम मात्रा में तथा अनाज, दाल, सब्जी अधिक मात्रा में। और अल्प या सस्ता आहार होता है, सिर्फ अनाज व दाल कम मात्रा में। तो केवल अगर आप अनाज और दाल ले रहे हैं तो ये आपका काफ़ी सस्ता आहार आ जाएगा। और समतुल्य आहार में अगर आप दूध या हल्का फुल्का मांस ले रहे हैं और अनाज, दाल, सब्जी अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो फिर आपका ये समतुल्य आहार आता है। और वेजिटेरियन लोगों के लिए मांस अगर हटा दिया जाए तो समतुल्य आहार सर्वोत्तम होता है ना। तो यहां पर आपका 3 ये होते हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। शारीरिक वृद्धि करना, बिल्कुल सही बात है। कोशिकाओं का निर्माण करना, बिल्कुल सही बात है।
आवश्यकता में शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करना। अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा नहीं उपलब्ध हो पा रही है तो फिर प्रोटीन ऊर्जा भी देता है शरीर को। तो यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत में 2018 के अनुसार शिशु मृत्यु दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है आपका 32, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वैसे ये 2018 का आपसे डाटा नहीं पूछा जाएगा, जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 27वां हो सकता है कि हाल ही 2022 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NFHS 5 के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 32, जबकि ये 2020 में घटकर 30 तक आ गई थी, लेकिन 2021 में ये थोड़ी बढ़ गई, 32 हो गई। कोविड के कारण ये मामले बढ़ सकते हैं। जो वर्तमान सही डाटा है वो देश में प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 32 है, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में औसत शिशु मृत्यु दर 36 है और शहरी क्षेत्रों में 23 है। ये चीज याद रखिएगा। और ये दोनों डाटा मैं आपको प्रतिज्ञा बैच में और गरिमा बैच में बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से भी आप इसको लिख के नोट करके याद कर लीजिएगा कि शहरी क्षेत्रों में 23 है और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 है, जबकि देश की औसत शिशु मृत्यु दर 32 है प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर। शिशु मृत्यु दर क्या है आपको बताया जा चुका है। 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में से 1 वर्ष की आयु से पूर्व मरने वाले शिशुओं का अनुपात। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2022 के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपका ए बिहार, जिसकी शिशु मृत्यु दर 47 प्रति 1000 है, जबकि 2018 में मध्य प्रदेश का उच्च स्थान था। अगला प्रश्न है आपका कि NFHS 5 रिपोर्ट 2022 में सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? और इसका सही उत्तर है आपका सी केरल। केरल स्वास्थ्य के मामले में बहुत ही आगे है अन्य राज्यों से, और इसका एक कारण वहां की जलवायु हो सकती है, क्योंकि जो समुद्री इलाके होते हैं, जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जलवायु में लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो एक कारण ये हो सकता है। तो 30 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि शिशु मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले किन विशेष क्षेत्रों में पाए गए हैं? और इसका सही उत्तर है आपका एक ग्रामीण क्षेत्रों में। क्या ए ऑप्शन आपका सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में। तो शिशु मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों लगभग 36 प्रति 1000 पाए जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं तथा स्वास्थ्य जागरूकता की कमी है, जबकि शहरी क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर लगभग 23 प्रति 1000 है। जो डेटा अभी मैंने आपको बताया था वो वही यहाँ पर लिखा है। यह स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2022 के अनुसार है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में मात्र मृत्यु दर वर्ष 2019 के अनुसार कितनी है? और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 103, जबकि 2018 में ये 113 थी। अगला प्रश्न है आपका कि मातृ मृत्यु दर क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन प्रति 1 लाख जीवित जन्मे बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु। क्या मातृ मृत्यु दर क्या है? प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर या शॉर्ट में MMR कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका सी बिहार, यहां पर सर्वाधिक मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है आपका कि NFHS 5 रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बच्चों में सर्वाधिक टीकाकरण की दर किस राज्य में है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ओडिशा। 2022 के आंकड़ों के अनुसार ओडिशा राज्य में टीकाकरण की सर्वाधिक दर 91% रही है, तमिलनाडु में 89% तथा पश्चिम बंगाल में 88% टीकाकरण हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHC की संख्या वर्तमान में मार्च 2021 में कितनी है? और इसका सही उत्तर है आपका 30,579, बी ऑप्शन। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरीके के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो इस तरीके के प्रश्न के लिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न है आपका कि उच्च शिशु मृत्यु दर के कारण है अपर्याप्त डॉक्टर, बिल्कुल सही है। अस्पताल में प्रसव सुविधा का अभाव, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षित दाइयों की कमी, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर के होने का मुख्य कारण है यहां पर अस्पताल व प्रशिक्षित दाइयों की कमी, डॉक्टर का कम होना तथा अस्पतालों तक सही समय तक न पहुंच पाना इत्यादि है। अगला प्रश्न है आपका कि शिशु मृत्यु दर के कारणों में से निम्न में से कौन सा नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका डी गर्भावस्था में टीकाकरण। क्लियर है आपको? जन्म मृत्यु, जन्म पूर्व प्रसव, बच्चे का वजन अत्यंत कम होना, जन्म आघात, ये सभी शिशु मृत्यु के कारण हो सकते हैं। विश्व में अफ्रीका महाद्वीप के बाद भारत में शिशु मृत्यु दर के सर्वाधिक मामले मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकांशतः जन्मे बच्चों में प्रसव पूर्व जन्म, वजन का कम होना, जन्म के समय आघात इत्यादि के कारण शिशुओं की मृत्यु हो जाती है, जबकि गर्भावस्था में टीकाकरण इसे रोकने में उपयोगी है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सी योजना
शिशु मृत्यु दर को रोकने से संबंधित नहीं है। और इसका सही उत्तर है आपका पीएम जनधन योजना। ये बैंक खातों से रिलेटेड योजना है। सांस पहल हो या राष्ट्रीय पोषण अभियान हो या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, ये सभी क्या है, ये आपके शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए बनाई गई योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बच्चे के जन्म के कितने सप्ताह के अंदर माता की मृत्यु को मातृ मृत्यु दर कहा जाता है। और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन के अंदर। अगला प्रश्न है आपका कि मातृ मृत्यु दर को रोकने में सरकारी प्रयास क्या है। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुमन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन और उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। उपरोक्त सभी योजनाएं मातृ मृत्यु दर को कम करने में सहायक है। जननी सुरक्षा योजना को केंद्र सरकार द्वारा 2005 में प्रारंभ किया गया था। सुमन योजना के तहत प्रसव के पूर्व एवं प्रसव के पश्चात गर्भवती स्त्री के पोषण संबंधी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न मातृत्व संबंधी योजनाओं को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित योजनाओं को सीधे पढ़ लेते हैं। पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में आई, फिर पीएम मातृत्व वंदना योजना 2017 में आई, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना 2019 में आई और जननी सुरक्षा योजना JS22 जिसको शॉर्ट में कहते हैं, ये आपकी 2005 में आई। सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर किस राज्य में है और इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन असम। तो वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार देश का सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य असम है, जिसकी मातृ मृत्यु दर 205 है, जबकि मध्य प्रदेश में 163 व महाराष्ट्र में 38 है। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश की मातृ मृत्यु दर वर्ष 2019 के अनुसार कितनी है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन 167। सबसे कम केरल राज्य में 30 प्रति लाख मृत्यु दर है। अगला प्रश्न है आपका शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी किस राज्य के द्वारा लाई गई है और इसका सही उत्तर है आपका ए असम। NFHS 5 रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य असम है, जहां पहले मृत्यु दर 48 थी जो अब घटकर 32 पर आ गई है। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार वर्तमान में भारत की प्रजनन दर कितनी है और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन 2.0। तो NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की प्रजनन दर में मामूली कमी आई है, जो 2.1 से घटकर 2.0 हो गई है। अगला प्रश्न है आपका कि देश का सर्वाधिक प्रजनन दर वाला राज्य कौन सा है और इसका सही उत्तर है आपका बिहार। यहाँ की सर्वाधिक प्रजनन दर 3.1 है, जबकि यूपी का 2.3 है और मेघालय का 2.9 है। अगला प्रश्न है आपका कि सर्वाधिक संस्थागत प्रसव वाले राज्य कौन से हैं और इसका सही उत्तर है आपका सी तमिलनाडु और केरल। तो आपका ये 13वां टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें आपके कुल 48 प्रश्न थे जो आपको करवा दिए गए हैं। अब आपको कराया जाएगा आपका 14वां टॉपिक, जिसमें होंगे खाना पकाने के दौरान पोषण तत्वों का संरक्षण कैसे करना है, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके आदि पर आपको अब प्रश्न कराए जाएंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लगातार तैयारी करते रहिए। क्लास को बिल्कुल अंत तक आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं अब चैप्टर 14 के MCQ। और ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे अपनी परीक्षा में। और आपका पहला प्रश्न है इस चैप्टर का कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, इन्हें काटना नहीं चाहिए। काटने के बाद धोने से तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो बह जाते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, A, D, E के हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम धुलना चाहिए। सब्जियों को काट कर धुलना, पोषक तत्व में पानी में मिल जाते हैं। सब्जियों के छिलके को जितना हो सके उतना पतला छीलें, क्योंकि छिलके के नीचे ही विटामिन एवं मिनरल्स पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। एक, भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना। दूसरा, भोजन को स्वादिष्ट बनाना। भोजन को विविधता प्रदान करना। भोजन को कीटाणु रहित बनाना और भोजन का संरक्षण। तो ये सभी सही बात हैं कि भोजन को पकाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको सुपाच्य बनाया जा सके, स्वादिष्ट बनाया जा सके, उसको विविधता प्रदान की जा सके और उसको कीटाणु रहित बनाया जा सके और उसका संरक्षण किया जा सके। अब आप सोच रहे हो पकाने से क्या संरक्षण होता है। तो देखिए, दूध अगर आप गर्म नहीं करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी गर्मियों में फट जाता है, लेकिन अगर उसको एक बार अच्छे से पका देंगे, अच्छे से गर्म कर देंगे, उबाल देंगे, तो फिर वो जल्दी खराब नहीं होता है।
तो भोजन को पकाने से उसका संरक्षण भी किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन पकाते समय किस बात पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका ए, स्वच्छता। भोजन पकाते समय स्वच्छता पर सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भोजन पकाने का मुख्य उद्देश्य स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करना होता है। अगला प्रश्न है आपका कि स्वादिष्ट एवं पोषक तत्वों से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाते समय बर्तन खुला ना रखना, निश्चित अवधि तक भोजन पकाना, भोजन को बार बार गर्म करना, या सब्जियों को धोकर काटना। तो पहला तो आपका सही है, बर्तन खुला नहीं रखना चाहिए, उसको ढककर रखना चाहिए, इससे भोजन आपका जल्दी पकता है। और निश्चित अवधि तक भोजन पकाना, तो बिल्कुल सही बात है, एक निश्चित फिक्स टाइम होना चाहिए कि 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट, उतने देर तक ही भोजन पकाना चाहिए, नहीं पता चला कि घंटों भोजन पक रहा है। भोजन को बार बार गर्म करना, इससे भोजन में विषाक्त पदार्थों की संख्या बढ़ जाती है। सब्जियों को धोकर काटना, यह बिल्कुल सही चीज है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणुओं से सुरक्षित रखने की विधि क्या कहलाती है। खाद्य पदार्थों का संरक्षण या खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। नमी एवं आर्द्रता, तापमान, ऑक्सीजन या उपयुक्त सभी। और इसका सही उत्तर है आपका डी, उपयुक्त सभी। अंकुरण की क्रिया भोज्य पदार्थों की पौष्टिकता को बढ़ाने की प्रविधि है, यानी कि विधि है एक। अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियां नमी एवं आर्द्रता 7 से 10% तक, तापमान 25 से 35% तक तथा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है। भिगोना, कुल्ले फूटना या उपयुक्त दोनों सही है, तो डी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रथम अवस्था भिगोने की क्रिया है, तत्पश्चात कुल्ले फूटना दूसरी अवस्था है। चने एवं मटर में अंकुरण के 24 घंटे पश्चात विटामिन सी की मात्रा 196 mg तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने किस वर्ष की थी। तो किण्वन की खोज कब की गई थी, यह आपको बताना है, और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत हैं, है ना। तो किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने कब की थी, इसे आप अलग से नोट कर लीजिएगा। यहां पर 1997 लिखा है, जो बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका 1797। कितना सही उत्तर है इसका? इसका सही उत्तर है आपका 1797। तो इसको सही से नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। किण्वन की खोज क्रुइक्सेक ने 1797 ईस्वी में की थी। किण्वन के प्रयोग से अल्कोहल शराब का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और इसका सही उत्तर है आपका तापमान, पीएच मान और आर्द्रता। 6 से 8 के मध्य पीएच मान होना चाहिए किण्वन के लिए, है ना। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है सुखाकर, चाशनी में रखकर, तेल एवं नमक द्वारा। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन। चाशनी में रखकर जैसे कुछ बनाते हैं घर में, आपने देखा होगा कि मिठाइयाँ बनती हैं, तो तरह तरह की मिठाइयों को चाशनी में डुबाकर एक लंबे समय तक रखा जाता है। सुखाकर अगर उन्हें सुखा दिया जाए, जैसे बेर को अगर सुखा दिया जाए, किशमिश जैसे बन जाती है अंगूर को सुखा के, तो उनका काफ़ी समय तक संरक्षण हो पाता है। तेल एवं नमक द्वारा अचार बनता है, तेल और नमक लगाकर चिप्स बनते हैं, तो इनको भी आप काफ़ी देर तक सुरक्षित कर पाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन को स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए गृहिणी को विशेष जानकारी होनी चाहिए, और इसका सही उत्तर है आपका भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की। किसकी जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए? भोजन में पाए जाने वाले तत्वों की। अगला प्रश्न है आपका कि बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा को मिलाकर पकाने से सब्जियों का नष्ट होने वाला पोषक तत्व क्या है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, विटामिन बी। अगर आप किसी भोज्य पदार्थ में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो उसका विटामिन बी नष्ट हो जाता है, इसलिए विटामिन बी के संरक्षण के लिए आपको बेकिंग पाउडर भोजन में नहीं मिलाना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी खाद्य सामग्री किण्वन प्रक्रिया का परिणाम नहीं है, और इसका सही उत्तर है आपका चाय।
किण्वन प्रक्रिया द्वारा शराब, बियर, जैव ईंधन, दही, अचार, लैक्टिक एसिड युक्त खट्टे खाद्य पदार्थ एवं कुछ एंटीबायोटिक्स निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जब सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक दिया जाता है तो किन तत्वों की हानि होती है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, विटामिन एवं खनिज। सब्जियों को उबालने के पश्चात उसका पानी फेंक देने पर खनिज एवं विटामिन जैसे तत्व की हानि होती है। अक्सर देखा गया है घरों में क्या होता है कि आलू उबाला जाता है, उसे पहले से धुला नहीं जाता है अच्छे से, और बाद में क्या किया जाता है, उसको उबालने के बाद उसका पानी पूरा फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, विटामिन और खनिज के नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन में पौष्टिक तत्वों के संवर्धन की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? और इसका सही उत्तर है आपका संयोजन, किण्वन और अंकुरण। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना क्या कहलाता है? और इसको सही उत्तर है इसका आपका बी, डिहाइड्रो फ्रीजिंग। डिहाइड्रेशन होता है, उसी से बना है डिहाइड्रो फ्रीजिंग। फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके संरक्षित करना ही डिहाइड्रो फ्रीजिंग करना कहलाता है। वास्तव में यह विधि अंशतः निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। इस विधि द्वारा जिन फलों एवं सब्जियों को संरक्षित करके रखना होता है उन्हें सर्वप्रथम गर्म करके उसमें नमी को कम से कम आधी मात्रा तक सुखा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका हिमीकरण किया जाता है। भोजन पकाते समय पुनः पानी डालकर इसके आकार व मात्रा को पुनः प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रभावी है? और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, सोडियम बेंजोएट। खमीर और जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों द्वारा अम्लीय खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने वाले गुण होते हैं, जिसके कारण इसका प्रयोग फलों के रस, कार्बोनेटेड पेय आदि के परीक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि एफपीओ का मानक का प्रयोग किस पर किया जाता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, खाद्य पदार्थों पर। एफपीओ मार्क भारत में बेचे जाने वाले सभी प्रसंस्करण युक्त संरक्षण फलों के उत्पादों जैसे के पैक के लिए, फलों के पेय पदार्थ, फल जैम, स्क्वैश, अचार, निर्जलित फलों के उत्पाद आदि पर यह चिन्ह अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका कि फलों एवं सब्जियों को काटने में एंजाइमी भूरापन यानी कि ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है यह आपको बताना है। और संतुलन बिल्कुल सही चीज है। पीएच बढ़ाना बिल्कुल गलत है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग बिल्कुल सही बात है। पानी में डुबोना बिल्कुल गलत है। हवा में खुला छोड़ देना सही है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। फलों एवं सब्जियों के काटने में एंजाइमी भूरापन, ब्राउनिंग को निम्न के द्वारा रोका जा सकता है: संतुलन के द्वारा, एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग के द्वारा और पानी में डुबोने के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका कि अभिगतन ए, सुखाने से पहले सब्जियों को रसीन कर देना चाहिए। कारण आर, रसहीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य हैं। तो सुखाने से पहले सब्जियों को रसीन कर लेना चाहिए क्योंकि रसीनता करने में प्रयुक्त उच्च ताप कुछ सूक्ष्म जीवों को मार देता है परंतु एंजाइमों को निष्क्रिय नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी मात्रा में चीनी होनी चाहिए ताकि अन्य किसी परिरक्षक की आवश्यकता ना पड़े? और इसका सही उत्तर है आपका डी, 60 से 70% तक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि पोषक तत्व को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा सोपान मदद नहीं करता है? प्रेशर कुकर में पकाना, चावल और दाल को बार बार और सही तरीके से धोना, सब्जियों के छिलकों को ना निकालना और छिलका निकालने से पहले धोना। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थों का संरक्षण की अवधि इससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, जल की मात्रा। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की अवधि जल की मात्रा से संबंधित है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में जल की मात्रा अधिक होगी तो वह खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होगा, जैसे हरी सब्जियां एवं रसेदार फल। परंतु जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा कम होगी वे लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं, जैसे सूखे फल। अगला प्रश्न है आपका कि ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारा जाता है। ब्लाचिंग फल संरक्षण की एक विधि है जिसमें खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवियों को मारा जाता है। ब्लाचिंग गर्म पानी या भाप द्वारा की जाती है जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित
जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वो क्या कहलाता है? वो अमाइलेज कहलाता है। क्या? अमाइलेज। अमाइलेज अंकुरण के समय सक्रिय एंजाइम होता है। अनाजों के अंकुरण में अनाजों के पौष्टिक तत्व विशेषकर विटामिन B1, B2, नियासिन तथा विटामिन C की मात्रा में काफी वृद्धि हो जाती है तथा अंकुरण में कार्बोज की कुछ मात्रा परिवर्तित हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? डी ऑप्शन प्रदर्शन बिल्कुल सही है। प्रदर्शन के माध्यम से किसी भी बात को सभी जन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए उपयुक्त विधि प्रदर्शन को माना जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि क्या है? और रेफ्रिजरेशन द्वारा बिल्कुल सही है, आप फ्रिज में रखते हैं। डिहाइड्रेशन के द्वारा, नमक व चीनी के द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थ को उपचारित करने एवं सुरक्षित रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा खाद्य पदार्थ को खराब होने की प्रक्रिया से रोकता है। यह बहुत कम कर देता है। सामान्यतः संरक्षण की घरेलू विधि में रेफ्रिजरेशन, डिहाइड्रेशन तथा नमक व चीनी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि भंडारण गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए? और इसका सही उत्तर है आपका डी, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अगर किसी चीज को आपको नमी से बचाना है तो तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका कि भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए जिससे नमी युक्त वायु डिब्बों में प्रवेश ना कर सके। सामान्यतः फलों को शक्कर के शरबत में डिब्बाबंदी की जाती है। डिब्बे में रखे फलों पर शरबत डालते समय उसे उबाल लिया जाता है। डिब्बे को सील करते समय डिब्बे के किनारे की चूड़ी भली भांति फिट होनी चाहिए। सील करने के बाद विसंक्रमण प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए डिब्बों को गर्म जल में डाल दिया जाता है। उसके बाद डिब्बों को ठंडा किया जाता है, फिर उस पर लेबल चिपकाकर भंडारण गृह में रखा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस विधि में एंजाइमें विकृत हो जाती हैं? और इसका सही उत्तर है आपका सी, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, विकिरण विधि। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की सर्वाधिक वैज्ञानिक विधि विकिरण विधि है। विकिरण विधि एक संरक्षण की भौतिक विधि प्रक्रिया है जो पर्यावरण की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित है। इसमें कम ऊर्जा व्यय होती है तथा रेडियोधर्मिता जैसी भी कोई समस्या नहीं रहती है। इस विधि में खाद्यान्नों को संक्रमित करने वाले जीवाणुओं एवं कीड़ों को आंशिक या पूर्ण विनाश हो जाता है क्योंकि विकिरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इनकी डीएनए को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भोजन को पकाने की इस विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, पोचिंग। भोजन पकाने की पोचिंग विधि में नमी एवं ताप आवश्यक है। पोचिंग का तापमान 80 से 85% डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पोचिंग विधि का इस्तेमाल ज्यादातर अंडे और मांस मछलियों में किया जाता है। यह भी जो चैप्टर है आपका थोड़ा कम इंटरेस्टिंग है और इसमें आप बोर हो सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को भी आपको बार बार पढ़ना है। कम से कम इन प्रश्नों को तो जरूर देख लीजिएगा अच्छे से जो मैंने आपको समझाए हैं। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सभी जितने भी 20 आपके लिए दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लाचिंग के बारे में बताता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक अभिकथन है, दूसरा तर्क है। मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गुथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यह आपको बताना है और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है। क्लियर है आपको? दोनों सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है। मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे को लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूंथना चाहिए। चपाती यानी कि रोटी, क्योंकि पुनः गुथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है।
अगला प्रश्न है आपका कि डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त होता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है आपका खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, ग्रिलिंग। खाना पकाने की उस विधि का नाम ग्रिलिंग है जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। इस विधि में भोजन को चमकदार आग में तथा अधिक प्रत्यक्ष ताप पर पकाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग होता है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, माइक्रोवेव। अगला प्रश्न है आपका खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से भोजन पोषक तत्व ज्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो भोजन के पोषक तत्व किसमें सुरक्षित रहते हैं यह आपको पहचानना है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, प्रेशर कुकर में पकाने में भोजन को कम समय लगते हैं जिसके कारण भोजन के पोषक तत्व सुरक्षित बने रहते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि फलों और सब्जियों को उबलते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ब्लैचिंग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो यह परिभाषा आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका खाद्य पदार्थ के धवलीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, खाद्य पदार्थों में एंजाइमों को निष्क्रिय करता है। खाद्य पदार्थों के धवलीकरण का ब्लैचिंग का मुख्य कारण खाद्य पदार्थों के एंजाइमों का निष्क्रिय करना। धवलीकरण गर्म पानी या भाप द्वारा किया जाता है। धवलीकरण को ही इंग्लिश में ब्लैचिंग कहते हैं, जिससे खाद्य पदार्थ में उपस्थित जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थों में उपस्थित प्रकीर्णों को नष्ट करके उसे खराब होने से बचाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, वाष्प द्वारा पकाना। यह विधि स्वास्थ्य की दृष्टि से अन्य विधियों से अच्छी है क्योंकि इस विधि द्वारा खाद्य पदार्थ पानी की भाप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पकाया जाता है। पोषक तत्वों के संरक्षित रखने में मदद मिलती है। वाष्प से पका भोजन हल्का, पौष्टिक एवं सुपाच्य होता है। तो 40 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह आपका 14वां टॉपिक भी कंप्लीट हुआ जिसमें आपने खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्यों का बढ़ाने के पारंपरिक तरीके पर प्रश्न देखे। अब इसके आगे के टॉपिक आपको अगली क्लास में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं आपने पूरी क्लास बहुत ही ईमानदारी के साथ देखी होगी, दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका जो प्रश्न आ रहा था बार बार कमेंट में कि सर आरडीए टेबल पढ़ा दीजिए, तो मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही जल्दी आपको एक यूनिक तरीके से आरडीए टेबल देखने को मिलेगी जिसको आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मैं उस पर काम कर रहा हूं, अगले से 1 से 2 दिन में उस पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, और जो आपको पूर्ण रूप से आरडीए टेबल रटवा देगा। और अगर आप हमारे पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिएगा, और वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, उससे भी आप जुड़िए और वहां से भी आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मेहनत करते रहिए। समय बहुत कम बचा है आपके पास, ये देखिए 29 दिन बचे हैं आपके पास, ज्यादा समय नहीं है आपके पास। तो तैयारी अच्छे से करिए, और कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।